पुतिन को इस्माइल कहो और समुद्र में भेज दो। यूक्रेन ने उसके और उसके सैनिकों के लिए एक खास तोहफा तैयार किया है जो प्रसिद्ध सफेद व्हेल से प्रेरित है, जिसने कप्तान अहाब को विनाश की ओर ले गया था। अब पुतिन देखेंगे कि उनके जहाजों के नाविक कैसे नष्ट हो रहे हैं। वे नाविक उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं जिसे यूक्रेन अब छोड़ने वाला है। मोबी डिक यहाँ है। यूक्रेन का सफेद व्हेल इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी रूसी जहाज को पनडुब्बी बना सकता है। हमें यूक्रेन के नवाचारपूर्ण रक्षा क्षेत्र की नवीनतम प्रतिभा की पहली झलक यूक्रेनियन नॉर्डिक DIH नेवल फोर्ज 2026 सम्मेलन में मिली, जो 8 से 9 जून को कीव में आयोजित हुआ था। वह सम्मेलन यूक्रेन और नॉर्डिक साझेदारों के नौसैनिक हथियारों का प्रदर्शन था, जहां मोबी डिक ने सबका ध्यान खींचा। अवारिड कंपनी का ये नया हथियार खास है क्योंकि इसमें यूक्रेनी नौसैनिक हथियारों की क्षमताएं एक व्यावसायिक प्लेटफॉर्म में जोड़ी गई है, जिसे यूक्रेन की सेना की कई शाखाएं आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। और शायद उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि इसे सहयोगी देशों को बेचा जा सकता है, जिससे यूक्रेन का यूरोप में एक प्रमुख रक्षा खिलाड़ी बनने का उद्देश्य और मजबूत होगा। सबसे अच्छी बात, मोबी डिक सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि तैयार है। मिलिटेंरी रिपोर्ट करते हैं कि मोबी डिक के हर एक कॉन्फ़िगरेशन को पहले ही विकसित किया जा चुका है और वे सभी इस समय ऑपरेशनल उपयोग में हैं। ये कोई अनोखा विचार नहीं है जो किसी यूक्रेनी कंपनी ने सोचा हो। यूक्रेन का सफेद व्हेल पहले से ही तैर रहा है और हो सकता है कि इस समय वह रूसी नौसैनिक संपत्तियों पर तबाही मचा रहा हो। तो हमें पता है कि मोबी डिक यहाँ है, लेकिन हम वास्तव में इस हथियार पैकेज के बारे में क्या जानते हैं? इसकी बुनियादी बातें अपने आप में ही काफी प्रभावशाली हैं। मोबी डिक एक नौसैनिक ड्रोन है जिसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर बताई जाती है। ये काला सागर को कवर करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है और इससे अजोव सागर भी इसकी रेंज में आ जाता है। ये प्लेटफॉर्म हथियारों से लेस किया जा सकता है और स्वायत्त रूप से चलता है। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार मोबी डिक 120 घंटे बिना मानवीय हस्तक्षेप के चल सकता है। ये सिर्फ सफेद व्हेल नहीं बल्कि ऐसा दरिंदा है जो अपने दम पर शिकार कर सकता है और काला सागर को अपना शिकार क्षेत्र बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा नया नौसैनिक ड्रोन 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकता है, जो ज्यादातर रूसी युद्धपोतों के साथ साथ रूस द्वारा तैनात किए जा सकने वाले कई तेज नावों को पकड़ने के लिए भी काफी तेज है। ये 1.2 मीटर तक ऊंची लहरों में भी समुद्र में चल सकता है। ये काला सागर के लिए उपयुक्त है। 2014 के अध्ययन में पाया गया कि उसकी औसत लहरें 0.7 मीटर से ज्यादा नहीं होती और मोबी डिक इससे ऊंची लहरों में भी आसानी से चल सकता है। अब ये सब अपने आप में काफी प्रभावशाली है। यूक्रेन के पास यहाँ एक बहुत ही सक्षम समुद्री ड्रोन है जो तेज है, इसकी रेंज शानदार है और ऐसा लगता है कि इसे खास तौर पर उस जल क्षेत्र में काम करने के लिए बनाया गया है जो यूक्रेन युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोबी डिक को खास बनाने वाली कई और बातें भी है। हमने ड्रोन में एक मिसाइल लोड करने का जिक्र किया था। यह जिक्र जितना ऊपर से दिखता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोबी डिक को अन्य समुद्री ड्रोन पैकेज से खास बनाता है कि सफेद व्हेल के 6 वर्जन हैं और प्रत्येक का अलग मकसद है। ये 6 वर्जन 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं जो यूक्रेन को हमलों, आक्रमणों और यहाँ तक कि हवाई रक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने की सुविधा देते हैं। हम आखिरी से शुरू करेंगे। मोबी डिक की एयर डिफेंस कॉन्फ़िगरेशन MD-MD1 और MD-MD2 कहलाती है। दोनों में इंटरसेप्टर ड्रोन होते हैं, लेकिन उनके प्रकार अलग हैं। MD-MD1 5 फिक्स्ड विंग इंटरसेप्टर ले जा सकता है, जिन्हें प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर रूसी शाहिद प्रकार के और ऐसे ही दूसरे हमलावर ड्रोन जो काला सागर के ऊपर यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हों मार गिराए जा सकते हैं। रूस लंबे समय से क्रीमिया का इस्तेमाल अपने स्ट्राइक ड्रोन लॉन्च करने के लिए करता रहा है, जिन्हें पहले अंदरूनी इलाकों से दागा जाता था, लेकिन सितंबर 2025 से ये क्रीमिया के पश्चिमी तट से लॉन्च किए जा रहे हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन से लेस MD-MD1 रूस के शाहिद टाइप ड्रोन को यूक्रेनी मुख्य भूमि से पहले ही रोक सकता है। MD-MD2 भी इंटरसेप्टर ले जाता है। ये क्वाडकॉप्टर वेरिएंट है और मोबी डिक का ये वर्जन इनमें से 8 ले जा सकता है। रूस के शाहिद्स को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन वे समुद्र में छिपे ड्रोन के खिलाफ
ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे जो इंटरसेप्टर दागने को तैयार हैं। हम देख सकते हैं कि रक्षात्मक दृष्टि से मोबी डिक उपयोगी है। हमने बताया था कि यूक्रेन नए ड्रोन से रूसी युद्धपोतों को पनडुब्बियों में बदल सकता है। इसमें MD-MD3 और MD-MD4 वेरिएंट्स मदद करते हैं। दोनों को मध्यम और रणनीतिक दूरी पर लक्ष्यों पर विस्फोटक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, यूरोमैदान प्रेस ने बताया। इन दोनों में MD-MD3 सबसे दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि ये एवरो के अपने टॉप सीक्रेट मोरिगन ड्रोन ले जा सकता है, जिन्होंने क्रीमिया को अलग थलग करने के यूक्रेन के अभियान में पहले ही बड़ा असर डाला है। 30 मई को यूनाइटेड 24 मीडिया मोरिगन पर रिपोर्ट करने वाले शुरुआती मीडिया आउटलेट्स में से एक था। यूक्रेन की 412वीं नेमेसिस ब्रिगेड, जो अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेज में है, मारियुपोल से क्रीमिया तक फैले सप्लाई मार्गों पर रूसी सैन्य लॉजिस्टिक्स, जिनमें सप्लाई और फ्यूल ट्रक शामिल हैं, पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। हमें इस ड्रोन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि ये एक फिक्स्ड विंग स्ट्राइक ड्रोन है जो साफ तौर पर कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। इस बात को देखते हुए कि इसने मुख्य R280 हाईवे को एक मौत का जाल बना दिया है, जहां कोई भी रूसी ट्रक जो क्रीमिया में या बाहर ईंधन और सप्लाई ले जाने की कोशिश करता है, उसके लिए खतरा है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार इस ड्रोन के पंख पीछे मुड़े हैं और इसे रेल या स्लिंग शॉट से लॉन्च किया जाता है, जिससे रनवे जरूरी नहीं। ये हमें इस बात का संकेत देता है कि मोरिगन का इस्तेमाल MD-MD3 के लिए क्यों किया जा रहा है। समुद्री ड्रोन के पास रनवे नहीं होता, इसलिए उस पर मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन लोड करना बेहतर है, जिसे दर्जनों किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जा सकता है और उड़ान के लिए सड़क जरूरी नहीं होती। अब एक ऐसा ड्रोन जिसने खुद को रूसी वाहनों के खिलाफ प्रभावी साबित किया है, उसे क्रीमिया की तटीय रक्षा, काले सागर में नौकायन करने की कोशिश कर रहे रूसी जहाजों और यहां तक कि तोही संसाधनों जैसे कि वायु रक्षा प्रणालियों और रडारों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें रूस ने काले सागर क्षेत्र में स्थापित किया है। अब बात MD-MD4 की। इसके बारे में हमारे पास MD-MD3 जितनी जानकारी नहीं है। मिलिटानी ने कहा कि MD-MD4 जेट से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन को ले जाएगा, जिसका उपयोग रणनीतिक दूरी से अहम लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा। ये नहीं बताया गया कि किस तरह का ड्रोन होगा। यूक्रेन के पास टर्बो जेट ड्रोन थे, जैसे UAV 290, जिसे उसने यूरो सेटोरी 2026 पेरिस इवेंट में पेश किया। कुछ हफ्ते पहले ही मोबी डिक सामने आया था। हम ये भी जानते हैं कि इस ड्रोन की रेंज 650 किलोमीटर है और ये 100 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकता है। इसे सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर की मदद से लॉन्च किया जाता है, जिसका मतलब है कि रनवे की जरूरत नहीं होती। संभव है UAV 290 रूस के पास काले सागर में आ रहा हो। ऐसे में रूस के जहाजों को मोरिगन से भी ताकतवर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले स्ट्राइक ड्रोन से निपटना होगा। फिर भी हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम पानी में MD-MD4 को नहीं देख लेते, ताकि हम ठीक ठीक पुष्टि कर सके कि यूक्रेन मोबी डिक के इस वर्षन के लिए किस प्रकार का ड्रोन इस्तेमाल करने वाला है। अब हम आखिरी श्रेणी और मोबी डिक के दो अंतिम वेरिएंट्स पर आते हैं। MD-MD5 और MD-MD6 असोल्ट वर्शन हैं। इनमें पारंपरिक हथियार लोड हैं जो रूस के युद्धपोतों और हवाई साधनों को नष्ट कर सकते हैं। MD-5 एक असली भारी हथियार है जो ब्राउनिंग M2 हेवी मशीन गन मॉड्यूल ले जा सकता है और इसे हवाई व सतही लक्ष्यों पर फायर किया जा सकता है। ये मिसाइलों से भी लेस आता है, या तो RR-73 या AIM-9 मिसाइलें, जो दोनों ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं। R-73 सोवियत युग का हथियार है जो 2500 किलोमीटर वी घंटा रफ्तार से उड़ने वाले लक्ष्यों को 20 किलोमीटर ऊंचाई तक इंटरसेप्ट कर सकता है। जहां तक AIM-9 की बात है, वह यूक्रेन को अमेरिका और यूक्रेन के पश्चिमी साझेदारों की ओर से मिला है जो इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। M9 एक सुपरसोनिक, हीट सीकिंग और हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड वाली यूक्रेन की बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इस मिसाइल के साथ अनुकूलता यूक्रेन के लिए अपने साझेदारों को MD-5 बेचने का रास्ता भी खोलती है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे।
MD5 के साथ हम मोबी डिक का एक ऐसा संस्करण देखते हैं जिसे किसी भी फाइटर जेट या बॉम्बर से निपटने के लिए डिजाइन किया गया लगता है, जिन्हें रूस काला सागर के ऊपर भेजने या क्रीमिया के आसमान में घुसाने की मूर्खता करता है। उत्तरार्ध यूक्रेन के लिए खास समस्या है। रूस अपने कीमती हवाई संसाधनों को कब्जे वाले इलाकों से दूर रखता है और दुश्मन की रेखाओं के पीछे से मिसाइलें व ग्लाइड बम दागता है। ये रणनीति कारगर है। यूनाइटेड 24 रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने जून में यूक्रेन पर 59 क्रूज, 6 एंटी शिप और 39 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कम से कम क्रूज मिसाइलें फाइटर जेट्स या बॉम्बर्स से दागी गई, जिनमें कुछ क्रीमिया में है। रूस यूक्रेन पर हर दिन 250 तक ग्लाइड बम दागता है और विमानों को अपना पेलोड पहुंचाने के लिए रोज करीब 200 उड़ानें भरनी होती हैं, यूरो मैदान प्रेस के मुताबिक। MD5 के साथ अब यूक्रेन के पास एक समुद्री ड्रोन है जो इन हथियारों को छोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले विमानों को आसमान से गिराने में सक्षम है। यह मकसद इंटरसेप्शन नहीं है, यूक्रेन हमले के स्रोत पर वार करना चाहता है और MD5 इसे संभव बनाता है। क्राइमिया तट की नौसैनिक प्लेटफॉर्म से छोड़ी एंटी एयर मिसाइलें प्रायद्वीप को रूस के लिए यूक्रेनी क्षेत्र पर मिसाइलें और ग्लाइड बम दागने में बेकार बना सकती है। और अंत में, लेकिन कम अहम नहीं, वो है MD6। ये वही प्लेटफॉर्म है जो रूस के युद्धपोतों के लिए सबसे खतरनाक है। ये स्ट्राइक FPV ड्रोन के लिए एक कैरियर के रूप में काम कर सकता है, जिन्हें वायु रक्षा से लेकर छोटे जहाजों तक हर तरह के लक्ष्यों पर छोड़ा जा सकता है। इस मोबी डिक संस्करण की असली ताकत इसमें लगा 300 किलोग्राम का वारहेड है। ये वारहेड MD6 को यूक्रेन का कामिकाजे व्हेल बना देता है और ये इतना शक्तिशाली है कि युद्धपोतों में छेद कर सकता है और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ये मोबी डिक का वही वर्जन है जो यूक्रेन के मौजूदा समुद्री ड्रोन पर आधारित है, जिन्होंने काला सागर में रूस की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। ये सब कुछ रूस का इंतजार कर रहा है। मोबी डिक के 6 वर्जन ऑपरेशनल है और निर्माता के अनुसार यह प्रोग्राम अब उस कोडिफिकेशन फेज में जा रहा है जो सीरियल प्रोडक्शन की नींव रखता है। ऐसा होते ही रूस मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन इससे भी बढ़कर यूक्रेन यूरोपीय रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा देगा। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, यह याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन चालू कर रखे हैं। हमने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया है उससे तो मोबी डिक पहले ही एक गेम चेंजर लग रहा है और ये साफ है कि काला सागर की लड़ाई में ये बहुत अहम साबित होने वाला है। यह मानना आसान है कि यूक्रेन ने लड़ाई जीत ली है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो ब्लैक सी रूस के शस्त्रागार में सबसे अहम संपत्तियों में से एक मानी जा रही थी। यूक्रेन के पास नौसेना नहीं थी, जबकि रूस के पास 70 से ज्यादा युद्धपोतों व पनडुब्बियों वाली ब्लैक सी फ्लीट थी, जिससे वह यूक्रेन के वाणिज्यिक जहाजों की नाकाबंदी, मुख्य भूमि पर हमले और यूक्रेन में सैनिकों व उपकरणों की लगातार ढुलाई कर सकता था। चीजें पुतिन की योजना के अनुसार नहीं रहीं। यूक्रेन ने मिसाइलों और समुद्री ड्रोन से ब्लैक सी फ्लीट का बड़ा हिस्सा नष्ट किया। 2024 की शुरुआत तक यूक्रेन ने 1/3 युद्धपोत डूबो या निष्क्रिय कर दिए, जिससे रूस को अपने जहाजों को ठिकानों से हटाकर यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन से छुपाना पड़ा। 26 जून की रिपोर्ट के अनुसार मेट्स ने बताया कि यूक्रेन का कहना है कि रूस अब काला सागर या अजोव सागर में सतही जहाज नहीं भेजता, क्योंकि यूक्रेनी हथियारों से उनका नष्ट होना संभव है। यूक्रेनी नौसेना प्रवक्ता दमित्रो पलेटन्युक ने व्यंग से कहा, आक्रांता के पास अजोव सागर या काला सागर में कोई यूनिट नहीं है। पिछले कुछ महीनों में समुद्र में जाना विलासिता बन गया है। इससे लगता है कि यूक्रेन काला सागर पर नियंत्रण में है, जो कई मायनों में सही है। अब मोबी डिक 2 तरह से गेम चेंजर बनता है। पहला, इतनी सारी अलग अलग वेरिएंट्स होने का मतलब है कि यूक्रेन काला सागर को अपने लिए एक रणनीतिक संपदा बना सकता है। हम पहले ही कुछ तरीकों पर चर्चा कर चुके हैं कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, जब हमने वेरिएंट्स के बारे में बात की थी। ये स्वायत्त ड्रोन गश्त कर सकते हैं और रूसी जहाज़ों को खोज सकते हैं जो
उनके लिए खतरनाक जलमार्ग में आते हैं। वे जहाज पनडुब्बी बन जाएंगे, जिससे यूक्रेन अपने लिए पहले से बनाई गई लाभकारी स्थिति को बनाए रख सकेगा। अगर पुतिन को लगा कि रूस फिर से काला सागर का उपयोग करेगा, तो मोबी डिक का बेड़ा उन उम्मीदों का अंत करता है। ये ऐसे व्हेल हैं जिन्हें आसानी से टॉर्पीडो से निशाना नहीं बनाया जा सकता, और ड्रोन होने के कारण इन्हें बनाना उन युद्धपोतों की तुलना में काफी सस्ता है, जिन्हें रूस को इनसे लड़ने के लिए बलिदान करना पड़ेगा। दूसरा, मोबी डिक यूक्रेन के क्रीमिया को अलग थलग करने में अहम भूमिका निभा सकता है। रूस सोच रहा है यूक्रेन उस अभियान में और क्या उतार सकता है। लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन प्रोग्राम ने यूक्रेन को मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन के जरिए क्रीमिया प्रायद्वीप की नई तरह की नाकाबंदी करने में सक्षम बना दिया है। सड़कें, पुल और ट्रक सभी को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे क्रीमिया में आपूर्ति और ईंधन के प्रवेश रोका जा रहा है। प्रायद्वीप पर कब्जा करने वाले अब भारी ईंधन की कमी और लगातार यूक्रेनी हमलों का सामना कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य क्रीमिया में रहना असंभव बनाना है। और अब मोबी डिक मैदान में है। यहां से अलगाव अभियान और मजबूत होगा। मोबी डिक के वे संस्करण जो जहाजों को निशाना बना सकते हैं, लगभग निश्चित रूप से उन फेरी पर नजर रखेंगे जिनका इस्तेमाल रूस अब आपूर्ति को क्रीमिया में पहुंचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि अब सड़कें बंद की जा रही हैं। वे जहाज निशाना बनेंगे और केर्च ब्रिज भी। यूक्रेन को यह करने के लिए कामिकाजे MD6 भेजने की जरूरत नहीं है। नए समुद्री ड्रोन के वे संस्करण जो हवाई ड्रोन या मिसाइलें छोड़ सकते हैं, कर्च ब्रिज को दूर से निशाना बना सकते हैं और रूसी कब्जाधारियों के मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले किसी भी जमीनी रास्ते को काट सकते हैं। यूक्रेन के पास ऐसा हथियार है जो गैर पारंपरिक नाकाबंदी को कुछ हद तक पारंपरिक बना सकता है। कल्पना कीजिए कि मोबी डिक का एक बेड़ा क्रीमिया को चारों ओर से घेर लेता है, तो आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। कोई जहाज अंदर बाहर नहीं जा सकता, सैन्य संसाधनों पर रोज हमले होंगे, और अगर रूस क्रीमिया का इस्तेमाल यूक्रेनी मुख्य भूमि पर हमले करने के लिए करता है, तो वहां इंटरसेप्टर ड्रोन और एंटी एयर मिसाइलें भी तैयार रहेंगी, जो उन हमलों को वही रोक देंगी। अभी जो भी समस्याएं क्रीमिया को प्रभावित कर रही हैं, वे तब और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी जब मोबी डिक का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि यूक्रेन अपने इस रणनीति को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा बना पाएगा, जिसमें क्रीमिया को एक अलग थलग द्वीप में बदलना है। हम नहीं जानते कि मोबी डिक की कीमत कितनी है। यह जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। हम जानते हैं कि सी बेबी, जो नए ड्रोन से काफी मिलता है लेकिन उतना बहुउपयोगी नहीं है, उसकी कीमत डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार प्रति यूनिट करीब $2 लाख है। अगर मोबी डिक की कीमत ऐसी है तो यूक्रेन दर्जनों बना सकता है और रूस इसका कुछ नहीं कर सकेगा। क्राइमिया को अलग थलग करने की रणनीति और मजबूत होगी। सोचिए, मोबी डिक को यूक्रेनी नॉर्डिक DIH नेवल फौज 2026 सम्मेलन में कहां पेश किया गया था। इससे पता चलता है कि यूक्रेन भविष्य पर नजर रखता है। नया ड्रोन काला सागर और क्रीमिया में जिन तात्कालिक उद्देश्यों की हमने बात की है, उन्हें पूरा करेगा, लेकिन यूक्रेन चाहता था कि साझेदार मोबी डिक पर ध्यान दे, इसीलिए इसे नॉर्डिक सहयोगियों के सम्मेलन में पेश किया गया। मोबी डिक के रूप में यूक्रेन के पास एक और हथियार है, जिसका इस्तेमाल वो खुद को अपने यूरोपीय सहयोगियों के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए कर सकता है। ये ड्रोन यूक्रेन को सहायता पाने वाले देश से उन्नत रक्षा तकनीक देने वाले देश में बदलने में अहम भूमिका निभाता है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन इस क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। वसंत ऋतु में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ड्रोन डील की शुरुआत की घोषणा की थी, जो यूक्रेन और मध्य पूर्व, यूरोप और यहां तक कि काकेशस क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है। इस समझौते का मकसद देशों को यूक्रेन के अनुभव से बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियां बनाने में मदद करना है। मोबी डिक यूक्रेन को समुद्री रक्षा में भी ऐसा करने देगा। मध्य पूर्व के देश जो 2026 में होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी से प्रभावित हुए थे, ईरानी तेज नौकाओं और शाहिद ड्रोन से निपटने के लिए मोबी डिक ड्रोन तैनात करना पसंद करते। बाल्टिक और भूमध्य सागर के यूरोपीय देश रूस से निपटने के लिए किफायती ड्रोन समाधान खरीदने की संभावना से उत्साहित होंगे। यूक्रेन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है।
मोबी डिक के साथ उसके पास पहले से ही प्रभावी काला सागर और क्रीमिया रणनीतियों के लिए सिर्फ एक बेहतरीन जोड़ ही नहीं है, यूक्रेन के पास ऐसा हथियार पैकेज है जो पुतिन की रूस के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे साझेदारों की दक्षा में और गहराई तक घुस सकता है। अब यूक्रेन के पास मोबी डिक है तो वो क्रीमिया की ओर कुछ बड़ा भेज रहा है। नया समुद्री ड्रोन ही प्रायद्वीप की ओर नहीं आ रहा है। रूस को चिंता है कि यूक्रेन का अपना डी डे बस आने ही वाला है और आप हमारे वीडियो को देखकर इसके बारे में और जान सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको द मिलिट्री शो के वीडियो रोजाना मिलते रहे। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।